वेलकम बैक टू नाइन्थ क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री एंड आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अपने घरों में बिल्कुल सुरक्षित होंगे। आज मैंने आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में इन्फॉर्म किया था कि आज मैं आपको कंप्यूटर के 100 क्वेश्चंस कराऊंगी। ये 100 क्वेश्चंस आपको आज करवाए जा रहे हैं। ये क्वेश्चंस उन्हीं टॉपिक से हैं जो टॉपिक आपको पढ़ाए गए हैं। उस टॉपिक से बाहर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। यहाँ पर आपको नंबरिंग पर ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आपको टोटल 100 क्वेश्चन ही मिलेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कहता है कि कंप्यूटर की आईसी चिप्स के उत्पादन के लिए निम्न में से किसकी आवश्यकता होती है। मैंने आपको आईसी चिप के बारे में बताया है, तो यहाँ पर पूरा डिस्कशन करने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आप सभी को पता है कि आईसी चिप के उत्पादन के लिए हमें जो ज़रूरत पड़ती है वो किसकी पड़ती है, सिलिकॉन की। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम मैंने आपको बताया हुआ था, तो यहाँ पर सिलिकॉन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन देखिए 36, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था, ये भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था JS किल्बी आपका राइट आंसर होगा, बताया था आप सभी लोगों को। देखिए आपको वही सारे क्वेश्चंस मिलेंगे जो आप सभी लोग पढ़ चुके हैं। कुछ नया मिलता है तो आप सभी को नोट करना है। इस तरीके से नहीं बैठना है कि बस देख रहे हैं। अगर कुछ नया मिलता है तो उसको नोट जरूर करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 37 क्वेश्चन कहता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में आईसी का पूर्ण रूप है, यानी कि जो आपकी आईसी हैं इनका पूरा नाम क्या है। तो आप सभी को मैंने बताया था कि आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इंटीग्रेटेड चिप्स या आईसी का उपयोग कंप्यूटर की किस पीढ़ी में शुरू किया गया। तो बताइए आईसी का जो आपका उपयोग है वो किस पीढ़ी में शुरू किया गया। ये जो आपका क्वेश्चन है ये हल्का सा डाउटफुल है। क्यों है डाउटफुल, मैं आपको बता रही। मैंने आपको जब कंप्यूटर की जनरेशन पढ़ाई थी तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो थर्ड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन में जो स्विचिंग डिवाइस रही वो आपकी आईसी रही, बताया था कि नहीं। फोर्थ जनरेशन में जब हम आए तो यहाँ पर आपकी LSI है ना, LSI, या आपके यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर्स रहे, है ना। LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि बड़े पैमाने पर इंटीग्रेटेड आपकी सर्किट्स का यूज़ किया गया यहाँ पर, है ना। इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें यूज़ किया गया, ठीक। उसके बाद हम आए फिफ्थ जनरेशन में, तो फिफ्थ जनरेशन में हमने SLSI या फिर आपका ULSI कहें, क्या ULSI कहें या फिर SLSI कहें, तो इसका जो है हमने प्रयोग किया। ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, SLSI यानी कि सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इनका प्रयोग किया गया। तो यहाँ पर जो आपका आंसर माना IBPS PO ने आपका फिफ्थ पीढ़ी माना, मतलब फिफ्थ जनरेशन माना, पर आप सभी को पता है कि यहाँ थर्ड जनरेशन से आईसी का यूज़ हुआ है ना। तो इस चीज़ को आपको माइंड में रखना है कि आईसी का जो यूज़ है वो थर्ड जनरेशन में हुआ, फोर्थ जनरेशन में LSI और आपका फिफ्थ जनरेशन में SLSI का यूज़ हुआ है, ठीक है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे है चौथी पीढ़ी में आने वाले पर्सनल कंप्यूटर्स में होती है, क्या होती है। आपकी फोर्थ जनरेशन के जो आपके कंप्यूटर हैं इनमें आपके जो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं उनमें क्या होता था, बताइए। तो मैंने आपको बताया हुआ था कि जो फर्स्ट जनरेशन है इसमें हमने वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल किया, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर का, थर्ड जनरेशन में हमने क्या आईसी का, अभी पढ़ के आए हैं आप लोग आईसी का। फोर्थ जनरेशन में किसका प्रयोग किया, तो वो हमने जो प्रयोग किया फोर्थ जनरेशन में वो आपका LSI एंड आपका माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया, है ना। फिफ्थ जनरेशन में हमने SLSI का प्रयोग किया। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है फोर्थ जनरेशन का, तो फोर्थ जनरेशन का आंसर क्या करेक्ट होगा, बताइए। तो फोर्थ जनरेशन का आपका करेक्ट होगा माइक्रो प्रोसेसर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो कि आपसे कुछ इस तरीके से है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत किस पीढ़ी से हुई। माइक्रो कंप्यूटर यहाँ पर पूछा गया है आपसे। तो जो माइक्रो कंप्यूटर हैं इनकी जो शुरुआत है वो आपकी फोर्थ जनरेशन से हुई, कब से, फोर्थ जनरेशन से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता है क्या है। तो जो फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनकी जो विशेषता थी वो थी आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि आपकी कृत्रिम बुद्धि जिसे आप कहेंगे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इनकी मेन विशेषता रही है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI, ठीक। ये पूरा एक अलग से सब्जेक्ट होता है, हालांकि यहाँ पर डिस्कस नहीं कर सकते, जैसे रोबोटिक्स वगैरह हैं तो ये सब आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए, जो आपसे है पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स के पास नहीं है, क्या नहीं है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स के पास, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या फिर वैक्यूम ट्यूब। आप सभी को पता है कि फिफ्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनमें जो आपका उपयोग हुआ है फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर का वो आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ है।
5th जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ है। रोबोटिक्स जो आपके होते हैं इनमें यूज़ हुआ है 5th जनरेशन के कंप्यूटर का। तो ये आपकी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन भी कर लेते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी सफल है आपके। इसमें हमने VLSI का भी प्रयोग किया, लेकिन वैक्यूम ट्यूब का यूज़ हमने नहीं किया है। इनके पास ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वैक्यूम ट्यूब तो हमारे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं इनके पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर से संबंधित हैं। पर्सनल कंप्यूटर आपके माइक्रो कंप्यूटर से संबंधित है। मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया हुआ है, एक बार जाके वो टॉपिक देख लेना तो आपको समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ पर ज़्यादा इसलिए डिस्कस नहीं कर रही हूँ, फिर आप लोगों को बोरिंग लगेगा, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी सारी चीज़ें पढ़ चुके हो। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपसे है कि एक पर्सनल कंप्यूटर को डैश की सभी कंप्यूटिंग ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। तो यहाँ पर क्या फेल होगा? एक व्यक्ति, किसी डिपार्टमेंट, कंपनी, शहर। यहाँ पर्सनल कंप्यूटर की बात की जा रही है। तो एक जो पर्सनल कंप्यूटर है वो किसी एक व्यक्ति की सभी कंप्यूटिंग की जितनी भी आपकी नीड्स होती हैं उन सभी को फुलफिल करने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। यानी कि यहाँ पर एक व्यक्ति आपका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर्सनल कंप्यूटर की बात की जा रही है। आपको टर्म्स पर ध्यान देना है, प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है। अगर आप टर्म्स पर ध्यान देंगे तो कंप्यूटर जैसा सब्जेक्ट भी बड़ा ही आसान है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि यहाँ पर पर्सनल कंप्यूटर है तो एक व्यक्ति सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि निम्न में से कौन सा एक छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में एक व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो यहाँ पर बताइए कि ऐसा कौन सा छोटा माइक्रो प्रोसेसर आधारित कंप्यूटर है जो एक समय में केवल एक ही व्यक्ति द्वारा प्रयोग में लाया जाए, बताइए। तो ऐसा कंप्यूटर अभी जस्ट पढ़कर आए हैं, वो है आपका PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि माइक्रो कंप्यूटर को डैश भी कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन अ व्हील, कंप्यूटर ऑन अ चिप, या फिर कंप्यूटर ऑन अ चिप, या फिर उपरोक्त सभी। तो जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया था तो मैंने वहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझाया था कि ये जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इनको हम कंप्यूटर ऑन अ चिप कहते हैं। क्या कहते हैं? कंप्यूटर ऑन अ चिप। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। अगर साइड से आपको कोई आवाज़ आती है तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना है, क्योंकि बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है मेरी आवाज़ पे। ठीक, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोगकर्ताओं के लिए सुविधाजनक होते हैं। जब कभी भी आप ट्रेन वगैरह में जाते हैं तो लेके जाते हैं, बढ़िया मूवी देखते हैं और जो भी अपना चिप्स वगैरह खाते हैं और इन्जॉय करते हैं मूवी को। तो उसी कंप्यूटर के बारे में पूछा गया है कि ऐसा कंप्यूटर कौन सा है जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले जो आपके प्रयोगकर्ता हैं उनके लिए सुविधाजनक होते हैं। तो ऐसे कंप्यूटर्स को हम क्या कहेंगे, बताइए। इनमें से हमारा सुपर कंप्यूटर तो पॉसिबल ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये अपने आप में ही एक रूम के जितने होते हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लैपटॉप एक आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। निम्न में से किसे पोर्टेबल कंप्यूटर माना जा सकता है? मिनी कंप्यूटर को, मेन फ्रेम कंप्यूटर को, PDA को, या वर्क स्टेशन को, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इनमें से किसको आप जो है एक पोर्टेबल कंप्यूटर मान सकते हैं? तो यहाँ पर आपका जो PDA है इसको हम क्या मान सकते हैं? पोर्टेबल कंप्यूटर मान सकते हैं। मैंने आप लोगों को PDA का फुल फॉर्म भी बताया था, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। बताया था कि नहीं? आप लोगों को याद है कि नहीं? पहले तो ये बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में सब कुछ आपको यहाँ पर टाइप करना है। बाकी सब चीज़ों के लिए आप लोगों को टाइम रहता है तो थोड़ा इसमें भी दिमाग लगा लिया करिए। ठीक है, पर्सनल, एक बार मैं फिर से लिख देती हूँ, PDA। इसका फुल फॉर्म क्या था? पर्सनल, PERSONAL, पर्सनल डिजिटल, DIGITAL, डिजिटल असिस्टेंट, ASSISTANT। ठीक है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये आपका फुल फॉर्म होता है PDA का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि कौन सा डिवाइस यानी कि आपका उपकरण हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है। तो इनमें से कौन सा हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है, ये आपको नहीं बताया गया है ना। हैंडहेल्ड का मतलब क्या होता है? हैंडहेल्ड कंप्यूटर एक ऐसा कंप्यूटर है जिसे आसानी से आप एक पॉकेट में, मतलब इसको रख सकते हैं, है ना। इसको आप हाथ में लेके यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यही बताना है कि ऐसा कौन सा आपका यहाँ पर डिवाइस है जो हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है, बताइए। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा PDA। ये जो PDA है ये आपका हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन है आपसे कि कई घरेलू उपकरणों में निर्मित छोटे और सस्ते कंप्यूटर किस प्रकार के होते हैं। तो ये आपके जो घरेलू उपकरण हैं उनमें निर्मित जो छोटे और सस्ते जो कंप्यूटर होते हैं वो बेसिकली आपके माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। क्या होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। इस चीज़ को याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और ये कई बार रिपीट भी हुआ है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आपसे क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेस्कटॉप कंप्यूटर्स, लैपटॉप कंप्यूटर्स, टैबलेट्स और स्मार्टफोन्स विभिन्न प्रकार के डैश हैं। क्या हैं ये बताइए? ये सुपर कंप्यूटर्स हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो कंप्यूटर्स हैं या मिनी कंप्यूटर्स हैं? तो हमारे जो डेस्कटॉप कंप्यूटर हैं, लैपटॉप कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, ये सब हमारे माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। किसके? माइक्रो कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आई होप आप समझ रहे होंगे। अब हम यहाँ पर ऊपर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से इसलिए नहीं करवाया था क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा मुझे सिंपल से क्वेश्चन लग रहे थे। ये क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है आपसे कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाला डेटा जो है उसे क्या कहते हैं। पहले तो इसमें जो टिक हैं उनको आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको अपनी जो इंटेलिजेंस है इसका प्रयोग करना है, ओके। तो आप बताइए कि कंप्यूटर में भेजे जाने वाला जो डेटा है उसको हम क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। मैंने आप सभी को बताया था जो डेटा और जो इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं उसको हम इनपुट की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर को दिया गया डेटा और या फिर जैसे इंस्ट्रक्शन कहेंगे आप, ये जो होते हैं कंप्यूटर को दिया जाने वाला डेटा या इंस्ट्रक्शन, इसी को हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि आपसे है कि कंप्यूटर के 4 मुख्य जो कार्य हैं वो कौन से हैं? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट स्टोरेज, लर्निंग, थिंकिंग, आउटपुट इंटेलिजेंस, डाटा, इन्फॉर्मेशन, बिट्स एंड बाइट्स, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, मॉडलिंग, ऑपरेशंस। आप सभी को पता है कि कंप्यूटर के जो मुख्य आप कार्य कहेंगे वो आपका एक इनपुट होता है, उसके बाद प्रोसेसिंग होती है, उसके बाद आपको आउटपुट मिलता है और आपका स्टोरेज होता है ना। तो ये आपके मुख्य कार्य होते हैं कंप्यूटर के, आप सभी को पता है, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करता है। बताइए क्या नहीं करता है? प्रोसेसिंग, कंट्रोलिंग, अंडरस्टैंडिंग या फिर आपका इंप्यूटिंग। तो बताइए क्या नहीं कर सकता है? पहले तो इस नहीं को हाईलाइट करिएगा। आपको एक ऐसा ऑप्शन यहाँ पर चूज़ करना है जो आपका कंप्यूटर नहीं कर पाता है। ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए कंप्यूटर प्रोसेसिंग तो करता है, जो भी डेटा आप देते हैं, जो भी इंस्ट्रक्शन आप कंप्यूटर को देते हैं तो उसकी प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग के बाद हमें हमारे जो है आउटपुट दिए जाते हैं। कंट्रोलिंग भी करता है, आप सभी को पता है, इनपुटिंग भी करता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। अंडरस्टैंडिंग का कार्य सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मानव हैं उनका होता है, ये कंप्यूटर का काम नहीं होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी बाहरी स्रोत से आती हैं और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती हैं उस सूचना को डैश कहते हैं। अभी रिसेंट में ही मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ाए हुए हैं, मुझे अच्छे से याद है। आई थिंक कल का ही वीडियो था जिसमें मैंने आपको इनपुट डिवाइसेस पढ़ाए हैं और ना जाने कितनी बार मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताया है या फिर इनपुट के बारे में बताया हुआ है। इनपुट आपका जो है क्या होता है? किसी बाहरी स्रोत से आता है, किसी बाहरी सोर्स से आता है। लाइक आपके कीबोर्ड से आता है, लाइक आपके किस से आता है? आपके माउस से आता है, ठीक है। तो ये आपके बाहरी स्रोत होते हैं, इनसे आपका इनपुट आता है। हम कीबोर्ड से टाइप करते हैं, हम माउस से बताते हैं कि हमको कहाँ पर क्लिक करना है, हम कर्सर को वहीं लेके जाते हैं, है ना। तो ये हमारी इनपुट डिवाइस होती हैं, जो बाहर से आती हैं वो इनपुट कहलाता है ना। इन्हीं इनपुट डिवाइसेस के थ्रू आता है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड हो जाता है। उस सूचना को हम इनपुट कहते हैं। क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं, ठीक, याद रखेंगे आप लोग। उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और प्रोसेसिंग के बाद जो हमें प्राप्त होता है हमारी मॉनिटर की स्क्रीन पर, वो हमारा आउटपुट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे कि सूचना तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग कहलाता है। कोई भी सूचना है उसको तैयार करने के लिए डाटा का प्रयोग क्या कहलाएगा? फीडबैक कहलाएगा, प्रोग्रामिंग कहलाएगा या फिर एनालिसिस या प्रोसेसिंग कहलाएगा? बताइए। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन है उसको तैयार करना है तो उसके लिए जो डेटा है इसका जो प्रयोग है वो क्या कहलाएगा? तो इसे हम प्रोसेसिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसेसिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आउटपुट है, क्या है आउटपुट? जो प्रोसेसर यूज़र से प्राप्त की जाती है, जो प्रोसेसर यूज़र को प्रदान की जाती है, जो यूज़र द्वारा प्रोसेसर को प्रदान की जाती है, या उपरोक्त सभी है, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप सभी को मैंने कुछ दिन पहले बताया था, जो हमारा प्रोसेसर यूज़र से प्रदान करता है तो वो तो हमारा इनपुट होता है ना, है कि नहीं। यहाँ पर आउटपुट के बारे में पूछा गया है। आउटपुट होता है जो हमें प्रोसेसर यूज़र को देता है, यूज़र को दिया जाता है। देखिए मैंने आपको इनपुट समझाया था, यहाँ पर देखिए इनपुट क्या होता है। ये आपका मॉनिटर है। इनपुट होता है जो आप कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर को जो डेटा या इंस्ट्रक्शन देते हैं वो हमारा इनपुट होता है।
और इसके बाद प्रोसेसिंग की जाती है। उसके बाद प्रोसेसर के द्वारा हमारे यूज़र को, आपको, यानी कि ये आप हैं, आपको जो दिया जाता है वो हमारा आउटपुट होता है। ठीक है, मतलब आपको जो दिया जा रहा है वो आपका आउटपुट होगा और जो आप कंप्यूटर को दे रहे हैं वो इनपुट होगा। देखिए, साधारण सी भाषा में समझ लीजिए कि जो हम कंप्यूटर को देंगे वो इनपुट होगा और जो कंप्यूटर हमें देगा वो हमारा आउटपुट होगा। दैट्स इट। इसमें इतना झमेला नहीं पालना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता है? तीव्र गति, त्रुटि रहित कार्य, गोपनीयता, ये सभी। त्रुटि, सबसे पहले तो ये जो हैं इनको थोड़ा सा मैं इंग्लिश में बता देती हूँ। तीव्र गति यानी कि हाई स्पीड, त्रुटि रहित कार्य यानी कि एक्यूरेसी, गोपनीयता यानी कि सीक्रेसी, एंड ये सभी यानी कि ऑल। तो आप सभी को पता है कि कंप्यूटर का ये सभी आपका विशेषता है, कंप्यूटर का कैरेक्टरिस्टिक्स है। विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स। तो देखिए, आप सभी को पता है कि स्पीड, एक्यूरेसी और स्टोरेज कैपेसिटी, वर्सटाइल, सीक्रेसी, डिलीजेंस, ऑटोमेटिक एंड रिलायबिलिटी, ये सब आपकी विशेषताएं होती हैं कंप्यूटर की। मैं ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। तो ये सभी आपका कार्य होता है। बस कंप्यूटर सोच नहीं पाता। ओके, ये काम सिर्फ और सिर्फ मानव का है, सोचने समझने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कच्चे तथ्य यानी कि रॉ फैक्ट्स। ठीक है, रॉ फैक्ट्स बताता है जबकि डैश आपका डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। जब मेरा पहला लेक्चर था आप सभी के साथ, मुझे अच्छे से याद है कि मैंने आपको यहाँ पर डेटा और जो सूचना यानी कि इन्फॉर्मेशन, इन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था और मैं एक बार फिर से इसको समझाना चाहती हूँ। ध्यान से सुनिएगा। डेटा क्या होता है? डेटा होता है आपका अनऑर्गेनाइज्ड होता है ये। ठीक है, क्या होता है? ये अनऑर्गेनाइज्ड होता है। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आपकी ऑर्गेनाइज्ड होती है। कैसी होती है? ऑर्गेनाइज्ड होती है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। याद रखेंगे आपको कि आपकी इन्फॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड होती है लेकिन डेटा जो है वो आपका अनऑर्गेनाइज्ड होता है, ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। ठीक, डेटा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम रॉ फैक्ट्स कहते हैं। ये रॉ फैक्ट्स आपका बताता है। ठीक, याद रखेंगे आप लोग। रॉ जो आपका फैक्ट होगा वो क्या होगा? रॉ जो फैक्ट होगा वो हमारा डेटा कहलाएगा। वहीं इन्फॉर्मेशन जो होती है वो हमारी अर्थपूर्ण का मतलब क्या होता है? अर्थपूर्ण यानी कि मीनिंगफुल, जिसे आप कहते हैं। क्या कहते हैं? मीनिंगफुल जो होती है वो हमारा क्या होगा? मीनिंगफुल जो होगा वो हमारा इन्फॉर्मेशन होगा। एक बार और मैं इसको समझा देती हूँ, ध्यान से समझिएगा। एक होता है आपका डाटा, ठीक है, जिसे आप डेटा कहें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। एंड दूसरा होता है आपका इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन को हम कहते हैं हिंदी में सूचना, और डेटा आपका डेटा ही होता है। ठीक है, इसको हम डेटा ही कहते हैं। ध्यान से समझिएगा, टर्म्स पर ध्यान दीजिएगा। इन्फॉर्मेशन जो होती है, इन्फॉर्मेशन वो क्या होती है आपकी? ये आपकी अर्थपूर्ण होती है, ये आपकी ऑर्गेनाइज्ड होती है, ये ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। कैसी होती है? ये मीनिंगफुल होती है। मीनिंगफुल होती है। क्यों होती है मीनिंगफुल? क्योंकि ये तो हमें कंप्यूटर ने दी है ना। जो हम कंप्यूटर को दे रहे हैं वो डेटा होता है और ये आपका अनऑर्गेनाइज्ड होता है। कैसा होता है? अनऑर्गेनाइज्ड होता है। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद रखना है कि अनऑर्गेनाइज्ड जो होगा वो डेटा होगा और ये आपका मीनिंगफुल नहीं होता है। डेटा मीनिंगफुल नहीं होता है, ये आपका रॉ फैक्ट्स होता है। ठीक है, क्या है ये रॉ फैक्ट्स होते हैं जो आप कंप्यूटर को देते हैं। याद रखिएगा आप लोग। ठीक, तो यहाँ पर एक चीज़ समझ में आई आप लोगों को, रॉ फैक्ट्स जो होंगे वो डेटा कहलाएंगे और जो आपके मीनिंगफुल डेटा होता है उसको हम कंप्यूटर की भाषा में इन्फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डेटा, सूचना। इतना समझाने के बाद मुझे लगता है कि अभी आप लोग महारत हासिल कर चुके होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट होती है, ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं होता है। वैसे मैं ज़्यादा बोलती हुई नहीं हूँ, लेकिन बस आज कहूँगी कि आप लोग थोड़ा सा वीडियो को शेयर कर दिया करिए। शेयर करना आसान नहीं होता है, तो आप एटलीस्ट एक कमेंट, अच्छा कमेंट कर सकते हैं। और अगर कोई सुधार की ज़रूरत है बिल्कुल करिए, उसमें बताइए कि मैम इसमें चीज़ में सुधार करिए, है ना। कहीं प्रॉब्लम होती बिल्कुल बोलिए कि मैम ये कमी है, इसमें सुधार करिए। दूसरा, आप लाइक कर दिया करिए वीडियो को। ठीक है, क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, कंप्यूटर चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला डाटा या सूचना कहलाती है। तो इनमें से क्या होगा? हार्डवेयर होगा, पेरिफेरल होगा, या सीपीयू, या ये सभी। तो कंप्यूटर को चलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो डेटा या सूचना है वो इनमें से तो कुछ नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे कि कंप्यूटर में सूचना को इनपुट करते हैं तो निम्न में से क्या बनता है? बताइए। डाटा बनता है, आइडियाज़ बनते हैं, ऑब्जेक्ट्स बनते हैं, फैक्ट्स बनते हैं, ये सभी बनते हैं। तो कंप्यूटर में सूचना को हम इनपुट करते हैं तो इनमें से हमारा डेटा बनता है। क्या बनता है? डेटा बनता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे कि नॉन न्यूमेरिक डेटा का उदाहरण निम्न में से है? कर्मचारी का नाम, टैक्स स्कोर, बैंक अकाउंट नंबर, ये सभी, या इनमें से कोई नहीं।
नॉन न्यूमेरिक डेटा, ठीक है। न्यूमेरिक यानी कि अभी आपको कुछ दिन पहले न्यूमेरिक कीवर्ड बताया गया है ना, तो न्यूमेरिक कीवर्ड का मतलब क्या होता है बताया गया था, उसमें सारी चीज़ें। तो कोई भी बैंक अकाउंट है तो भाई ये तो न्यूमेरिक डेटा होगा। टैक्स स्कोर होगा, ऑब्वियस सी बात है, ये क्या होगा, एक न्यूमेरिक डेटा होगा, है ना। लेकिन किसी भी कर्मचारी का नाम, एम्प्लॉय का जो नेम होगा, जैसे मैं ही एम्प्लॉय ले लीजिए, तो क्या मेरा नाम एक न्यूमेरिक होगा, डेटा होगा? कभी नहीं हो सकता। मेरा नाम जैसे नयनश्री है, ठीक है, तो ये आपका जो डेटा है, ये डेटा ही तो है ना एक तरीके से, तो ये क्या न्यूमेरिक है? बिल्कुल भी नहीं है, ये नॉन न्यूमेरिक है। तो कर्मचारी का नाम करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित चक्रों में से इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट और स्टोरेज के रूप में इसके घटक शामिल हैं। प्रोसेसिंग, आउटपुट, डेटा, स्टोरेज, इनपुट। ध्यान से पहले क्वेश्चन को पढ़िए। तो इस क्वेश्चन को जब आप ध्यान से समझेंगे तभी समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक ही आपका ऑप्शन ऐसा है, जैसे यहाँ पर डेटा को देखिए, डेटा को ध्यान से देखिए। ये जो डेटा है, ये डेटा को हम इनपुट के रूप में देते हैं, इसी डेटा की प्रोसेसिंग होती है, यही डेटा हमें आउटपुट के रूप में प्राप्त होता है और यही डेटा हमारा स्टोर होता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर क्या आंसर होगा? डेटा होगा, है ना। तो इन सभी चक्रों में इनपुट हुआ, प्रोसेसिंग हुआ, आउटपुट हुआ, स्टोरेज हुआ, इन सभी के रूप में इसके घटक कौन से शामिल है? डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग, आइए देखते हैं। कन्फ्यूजन अगर कोई होता है तो आप लोगों का क्या फ़र्ज़ है? आपको ऑप्शन में बताना है, सॉरी कमेंट बॉक्स में बताना है। डैश वह डेटा है जिसे एक अर्थपूर्ण फैशन में व्यवस्थित और प्रस्तुत किया जाता है। प्रोसेस को, सॉफ्टवेयर को, स्टोरेज को, इन्फॉर्मेशन को या डेटा को। मैंने आप सभी को बताया है, अर्थपूर्ण का मतलब होता है यहाँ पर, अर्थपूर्ण का मतलब होता है मीनिंगफुल, मीनिंगफुल, ठीक है। अर्थपूर्ण का सॉरी मीनिंगफुल, ठीक है, मीनिंगफुल। ये जो मीनिंगफुल है, ये मीनिंगफुल जो होता है आपका, जो व्यवस्थित होता है, वो आपका क्या होता है? इन्फॉर्मेशन होती है। डेटा आपका व्यवस्थित नहीं होता, ये आपके रॉ फैक्ट्स हैं। तो इन्फॉर्मेशन करेक्ट आंसर होगा। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरणों और कार्यों, जैसे कि प्रश्नों को जवाब या किसी आइकन पर क्लिक करना कहा जाता है। बताइए। इंस्ट्रक्शन कहेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम कहेंगे, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहेंगे, सिस्टम यूनिट कहेंगे या हार्डवेयर यूनिट कहेंगे। तो डेटा को प्रोसेस करने के लिए आवश्यक चरण और कार्य, जैसे कि किसी भी प्रश्न का जवाब देने या किसी आइकन पर क्लिक करने को हम इंस्ट्रक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है कि अगर हम किसी प्रश्न का जवाब दे रहे हैं या किसी आइकन पर क्लिक कर रहे हैं तो ये इंस्ट्रक्शन में जाएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि प्रथम गणना करने वाला यंत्र है डिफरेंस इंजन, पास्कल, कैलकुलेटर या फिर एबेकस। आप सभी को बताया कि प्रथम गणना करने वाला जो यंत्र है वो हमारा एबेकस है ना। नेक्स्ट है, एबेकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो एबेकस का जो आविष्कार है वो आपके चीन में हुआ था। आपके 1602 में इसका आविष्कार हुआ था, है ना। यही है ना 1600, तो एक बार चेक कर लीजिएगा इसको, ठीक। और ये सबसे पहला एवं सरल यंत्र था, आप सभी को पता है। और इसमें जो 36 तार होते हैं उनमें आपके जो हैं ऐसे गोल गोल मोती आपके जो हैं इसमें पुरोए रहते हैं, ठीक है। इसका जो बेसिकली यूज़ है वो जोड़ने और घटाने के लिए हुआ था। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ था, पास्कलाइन, जैकार्ड, ऑर्टिन, टू स्लाइड। तो आप सभी को पता है कि जो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन है वो हमारी पास्कलाइन है। कौन सी है? पास्कलाइन है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कि उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंचकार्ड मशीन बनाई? तो ये अच्छा क्वेश्चन है। और यहाँ पर आप सभी को मैंने एक मशीन के बारे में बताया हुआ था, जैकार्ड लूम। याद है आप सभी को जैकार्ड लूम के बारे में? जैकार्ड जो लूम है आपका, जैकार्ड लूम, ये जो लूम है बेसिकली आपका 1801 में तैयार किया गया था। कब? 1801 में तैयार किया गया था। इसको तैयार किसने किया था? तो जोसेफ मैरी जैकार्ड ने तैयार किया था, जो कि आपके कहाँ के थे? फ्रांस के थे। तो जोसेफ मैरी जैकार्ड के द्वारा जैकार्ड लूम को तैयार किया गया था और ये आपकी प्रथम मैकेनिकल लूम थी, है ना। और ये एक ऐसी बुनाई मशीन थी जिसकी बुनाई के डिज़ाइन डालने के लिए हम छिद्र किए हुए कार्डों का उपयोग करते थे, है ना। और ये जो है इसका यूज़ बेसिकली कपड़ा बुनने के लिए किया जाता था। तो इसका सही आंसर होगा आपका जोसेफ जैकार्ड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि पंचकार्ड को अन्य इस नाम से जाना जाता है, हेलोरिथ कार्ड, वीडियो कार्ड, साउंड कार्ड, एक्सेलरेटेड कार्ड। तो बताइए आपका पंचकार्ड को किस और अन्य नाम से जाना जाता है? तो आपका जो पंच कार्ड है ना, इसको हम हेलोरिथ कार्ड के नाम से जानते हैं, यानी कि आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर
क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन है, इलेक्ट्रॉनिक है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है या फिर टेक्निकल है। तो चार्ल्स बेबेज द्वारा जो निर्मित एनालिटिकल इंजन था तो ये हमारी एक मैकेनिकल मशीन थी। आप लोगों को जब मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ाया है तो वहाँ पर एक बार जाकर देखिएगा। मैंने आपको एनालिटिकल इंजन के बारे में बताया था कि एनालिटिकल इंजन आपका 1837 में आपका तैयार हुआ और इसको बेसिकली आपके चार्ल्स बेबेज जी के द्वारा निर्मित किया गया था और ये आपके लंदन के थे। कहाँ के थे? लंदन के थे। ये आपका फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर था। क्या था ये आपका? फर्स्ट जनरल पर्पस कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरल पर्पस जो आपका कंप्यूटर था वो कौन सा था? एनालिटिकल इंजन ही था। और ये आपकी बेसिकली जो मशीन है, आपकी जो एनालिटिकल इंजन है, ये हमारे मॉडर्न जो कंप्यूटर्स हैं इनका फॉर्मेट माना जाता है। इनका जो प्रारूप है वो आपका इसी मशीन से लिया गया है। और ये आपकी फर्स्ट इलेक्ट्रोमैकेनिकल आपकी जो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लीजिएगा। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन तो टेबुलेटिंग हो जाएगी, है ना। तो ये आपकी एक मैकेनिकल मशीन थी, बस आपको इतना याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी क्या थी? एक मैकेनिकल मशीन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि किसने पहला यांत्रिक कंप्यूटर बनाया जो भविष्य के कंप्यूटर के लिए एक प्रतिकृति सिद्ध हुआ। प्रतिकृति यानी कि वही फॉर्मेट टाइप समझ लीजिए आप। तो यहाँ पर जो आपका कंप्यूटर बनाया गया, जो आपके अभी मॉडर्न कंप्यूटर्स के लिए फॉर्मेट बना, तो अभी आप पढ़ के आए हैं कि वो हमारा कंप्यूटर कौन सा था? वो हमारा कंप्यूटर था एनालिटिकल इंजन था कि नहीं? तो एनालिटिकल इंजन किसने बनाया? चार्ल्स बेबेज दी को द्वारा बनाया गया। तो यहाँ पर आपको उनका नाम बताना था, तो चार्ल्स बेबेज करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एनिएक का आपसे पूरा नाम पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए एनिएक का आपको फुल फॉर्म बताया गया है ना। एनिएक जो है इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। ये आपके एनिएक का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। एनिएक के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं आप लोगों को। एनिएक जो बेसिकली है आपका 1946 में आपका तैयार हुआ था। 1946 ईयर इतना याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन एनिएक जो आपका बेसिकली आविष्कारक हैं इनके, वो याद रखना ज़रूरी है। तो एनिएक के आविष्कारक हैं आपके जेपी एकर्ट और आपके कौन है? जॉन मॉचली। ये दो व्यक्ति हैं, यूएसए के हैं। इन्हीं के द्वारा आपका ये जो है आविष्कार किया गया था एनिएक। इसको याद रखिएगा। ये हमारा फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर आपसे पूछा जाए, फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर, है ना। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर क्या था? ये हमारा एनिएक ही था, याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन है आपसे कि सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक किसने डिज़ाइन किया था? तो वही क्वेश्चन आ गया अब आपसे। तो एनिएक जो है बेसिकली आपके अभी पढ़ के आए जेपी एकर्ट और किसके द्वारा? जॉन मॉचली के द्वारा तैयार किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि निम्न में से किसने प्रोग्राम के साथ साथ डाटा को स्टोर करने वाली मेमोरी के साथ इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर एडवेक को निर्मित किया था? सिंपल सा आपसे एडवेक के बारे में पूछा गया है। एडवेक का पूरा नाम आपको दे दिया गया है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक। तो एडवेक को बेसिकली किसके द्वारा निर्मित किया गया था? इसको निर्मित किया गया था जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, है ना, 1947 में। ये आपका इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं अभी। आइए, क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है। एडसेक का आविष्कार किसने किया था? तो एडसेक जो है ये आपका 1949 में आपका जो है तैयार किया गया था और ये जो है इनके आविष्कारक हैं मॉरिस बिल्कस हैं। कौन है? मॉरिस बिल्कस हैं। आप सभी को पढ़ाया गया है और ये आपका फर्स्ट प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, याद होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एडसेक हमारा ये फर्स्ट प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स में डैश का उपयोग करके प्रोग्रामिंग की जाती थी। तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे इनमें बेसिकली मशीन लैंग्वेज का यूज़ किया गया। मैंने आप सभी को ये बताया हुआ है ना। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में कौन सी डिवाइस का प्रयोग
होता है। तो बताइए वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता है ना, तो आपका फोर्थ ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में आपका क्या प्रयोग हुआ था, इंटीग्रेटेड सर्किट, वैक्यूम ट्यूब्स, माइक्रो प्रोसेसर या फिर ट्रांजिस्टर। तो सेकंड जनरेशन में बेसिकली जो यूज़ हुए थे वो ट्रांजिस्टर यूज़ हुए थे, है ना, ट्रांजिस्टर करेक्ट आंसर होगा। द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर्स का कार्यकाल रहा है, मतलब इनका जो बेसिकली टाइम रहा है कब से कब तक रहा है, तो फर्स्ट जनरेशन जो आपकी रही है वो हमारी 1940 से 56 रही, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन है ना। और 63 से आपका जो है आप 72 माने, तो यहाँ पर आपकी आई थिंक थर्ड जनरेशन रहेगी, है ना। और ये सेकंड जनरेशन का टाइम ये वाला रहेगा आपका, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, ये टाइम आपको थोड़ा बहुत इधर उधर मिल सकता है लेकिन उसी के बीच में ही आपको मिलेगा। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स का कार्यकाल कितना था, तो थर्ड जनरेशन का जो बेसिकली कार्यकाल रहा है वो 1964 से आपका 71 तक रहा है। एग्जैक्ट ना मिले पर आपको आसपास मिल जाएगा। तो देखिए ये वाला मैच हो रहा है आपका। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर किसके द्वारा बनाए गए, तो बताइए किसके द्वारा, बायो चिप्स के द्वारा, ट्रांजिस्टर्स, इंटीग्रेटेड चिप्स या वैक्यूम ट्यूब्स। तो थर्ड जनरेशन किसके द्वारा बनाए गए, हमारे इंटीग्रेटेड चिप्स के द्वारा बनाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर, थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स में प्रयोग होने वाली लैंग्वेज जो थी वो कौन सी थी, बताइए। थर्ड जनरेशन में बेसिकली कोबोल का प्रयोग किया गया, किसका, कोबोल भाषा का। स्विचों के हजारों डैश से चिप्स बनती है, बताइए स्विचों के हजारों से चिप्स बनती है, यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। ये मैंने चीज़ें पढ़ाई हुई हैं, ये ट्रांजिस्टर्स होगा, है ना, ट्रांजिस्टर्स। इसके बाद आपका यहाँ पर 34वां क्वेश्चन है, आईसी बना है ट्रांजिस्टर से, माइक्रो प्रोसेसर से, वैक्यूम ट्यूब से या एक बार दो से, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके आईसी हैं वो बेसिकली बने होते हैं ट्रांजिस्टर से, ठीक है। तो आईसी बना होता है किससे, ट्रांजिस्टर्स से। बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स इसमें होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें सिर्फ ट्रांजिस्टर्स ही होते हैं। एक जो आपकी आईसी होती है इसमें कई सारे कैपेसिटर्स भी होते हैं। क्या होते हैं, कैपेसिटर्स भी होते हैं। इसमें आपके कई सारे डायोड्स भी होते हैं, बहुत छोटी सी होती है, मैंने आपको बताया था बहुत ही छोटी सी होती है ये आपकी। इसमें आपके रेजिस्टर्स भी होते हैं, ठीक है, और ट्रांजिस्टर्स तो होते ही हैं, अभी अभी आपने देखा, ठीक। और ये जो आपकी आईसी है ये आपके एज अ एम्पलीफायर भी काम करती हैं, एज अ ऑक्सीलेटर भी काम करती हैं, टाइमर भी, माइक्रो प्रोसेसर भी, यहाँ तक कि कभी कभी कंप्यूटर मेमोरी की तरह भी ये काम कर लेती हैं, ठीक। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं, ये देखिए यहाँ से आप लोग क्वेश्चंस देख चुके हैं, है ना। तो अभी हम मूव करते हैं आगे क्वेश्चन पर। ये है आपसे क्वेश्चन नंबर 52। आइए, क्वेश्चन नंबर 52 है कि इनमें से आपका जो है किस प्रकार का कंप्यूटर डिजिटल वॉच जो है आपकी इनमें पाया जाता है। तो डिजिटल वॉच में आपका कौन सा कंप्यूटर पाया जाता है, बताइए। जो आपकी डिजिटल वॉच होती हैं इनमें एम्बेडेड कंप्यूटर होता है, क्या होता है, एम्बेडेड कंप्यूटर होता है। नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेज और सबसे छोटा कंप्यूटर है जो मस्तिष्क की तरह कार्य करता है। तो देखिए अभी आपके मन में आएगा कि ये तो आपका सुपर कंप्यूटर है, बट मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि सुपर कंप्यूटर इतने छोटे तो नहीं होते हैं, है ना। तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स होते हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स आपके बहुत ही फास्ट होते हैं, छोटे होते हैं और आपके माइंड की तरह जो है बिल्कुल कार्य करते हैं। क्वांटम जो कंप्यूटर हैं आपके रिचर्ड फेमोन द्वारा आपके डेवलप किए गए, किसके द्वारा, रिचर्ड फेमोन के द्वारा। मैंने क्वांटम कंप्यूटर्स के बारे में नहीं बताया है, तो यहाँ पर थोड़ा जान लीजिए कि ये जो है आपका रिचर्ड फेमोन के द्वारा आपके डेवलप किए गए। ये बहुत ही फास्ट होते हैं और एकदम माइंड की तरह वर्क करते हैं, इतना ही आपके लिए इनफ है एग्जाम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, डैश अत्यधिक सूक्ष्म स्तर पर डिवाइसों का निर्माण करने हेतु नैनो स्ट्रक्चर्स के प्रयोग पर विचार करता है। नैनो टेक्नोलॉजी, माइक्रो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर फोरेंसिक्स या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आप सभी को पता है कि नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर, मतलब बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर ये डिज़ाइनों का निर्माण करने और नैनो स्ट्रक्चर्स में प्रयोग किया जाता है, ठीक। अभी के टाइम पर नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ जो है भरमार तरीके से हो रहा है, आप सभी को पता है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि क्लाइंट सर्वर सिस्टम में किस प्रकार के कंप्यूटर क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं। तो यहाँ पर जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम होता है, ठीक है, यहाँ पर मतलब जिसमें एक क्लाइंट होता है एक सर्वर होता है, तो ये जो क्लाइंट सर्वर सिस्टम है इनमें किस प्रकार के क्लाइंट जो हैं कंप्यूटर होंगे, बताइए। तो यहाँ पर मिनी कंप्यूटर करेक्ट आंसर होगा। जो हमारे क्लाइंट सर्वर सिस्टम होते हैं इनमें हमारे मिनी कंप्यूटर हमारे क्लाइंट कंप्यूटर होते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि प्रथम मिनी कंप्यूटर था, फर्स्ट मिनी कंप्यूटर आपको बताना है यहाँ पर। तो फर्स्ट मिनी कंप्यूटर हमारा PDP-8 था, क्या था, PDP-8 था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर बड़ा तथा महंगा होता है, वह हज़ारों यूजर्स के डेटा को एक साथ प्रोसेस कर सकता है।
तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए पहले, हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर या टैबलेट कंप्यूटर। यहाँ पर देखिए एक बहुत बड़ा और महंगे कंप्यूटर की बात की जा रही है जो हज़ारों यूजर्स के डेटा को एक बार में आपका प्रोसेस कर सकता है। तो मैंने बताया था मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं ऐसे, है ना, मेन फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन है आपसे कि विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था। तो विश्व के सबसे पहले जो सुपर कंप्यूटर हैं इनका निर्माण कब हुआ था? 1976 में हुआ था। बताया गया है कि पहला जो सुपर कंप्यूटर है वो आपका क्रे जो है आपकी क्रे रिसर्च कंपनी इनके द्वारा बनाया गया था। और इनके जो बेसिकली जो जनक माने जाते हैं सुपर कंप्यूटर के, वो आपके सेमोर क्रे को माना जाता है। किसको? सेमोर आर क्रे को माना जाता है। ठीक है, सेमोर आर क्रे, इनको क्या माना जाता है? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर। फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कौन है? सेमोर आर क्रे हैं। और ये आपके 1976 में आपके डेवलप किए गए, याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, सुपर कंप्यूटर डेस मेन फ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटे होते हैं, अधिकांश घरों में सामान्य है, में हजारों माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, लैपटॉप का ही आकार के होते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि ये आपके जो है सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? बहुत ही फास्ट होते हैं। फास्ट कब होगा कोई कंप्यूटर? वो माइक्रो प्रोसेसर की वजह से होगा, जिसमें हजारों माइक्रो प्रोसेसर होंगे, वो हमारा सुपर कंप्यूटर होगा। याद रखेंगे आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है ये। आइए आगे देखते हैं। अभी तो हम लोगों को बहुत आगे जाना है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, 100 क्वेश्चन यहाँ पर हमें कवर करना है। अभी हम मात्र 60 पर पहुँचे हैं और ये 100 क्वेश्चन आज हमें करके ही रहने हैं, चाहे जो भी हो जाए। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? पर्सनल कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, लैपटॉप या नोटबुक? इनमें से सबसे बड़ा, सबसे महंगा, ओबियस सी बात है यार, सुपर कंप्यूटर ही होगा, इतना क्या सोचना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः डैश का इस्तेमाल करते हैं। तो आप सभी को पता है कि मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एक्सेस करने के लिए प्रयोक्ता प्रायः किसका? नोड का जो है इस्तेमाल करते हैं। किसका? नोड का। ठीक, नेक्स्ट है कि मौसम पूर्वानुमान में निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रयोग होता है? सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम, मिनी या माइक्रो? मैंने आपको बताया था कि वेदर फोरकास्टिंग में सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने आपको बताया कि एनिमेशन में आपका किसका यूज़ होगा? सुपर कंप्यूटर का यूज़ होगा। अगर हमें किसी भी यात्री को, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में अगर भेजना है तो उसमें भी सुपर कंप्यूटर का यूज़ होगा। बड़े बड़े आपके जो रिसर्चेस होते हैं इन सभी में आपके सुपर कंप्यूटर का यूज़ होता है। और सुपर कंप्यूटर की स्पीड फ्लॉप्स में मापी जाती है। किसमें? फ्लॉप्स में। फ्लॉप्स का फुल फॉर्म होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया था? तो जो भारत में परम सुपर कंप्यूटर बनाया गया था, ये जो आपका निर्मित किया गया था, ये आपका सीडेक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? सीडेक। ये कहाँ पर है? तो ये पुणे में है आपकी, याद रखिएगा इसको आप लोग। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे, निम्न में से कौन सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में जाने जाते हैं? तो सुपर कंप्यूटिंग के जनक के रूप में आपके सेमोर क्रे को जाना जाता है, ये फादर ऑफ सुपर कंप्यूटर कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि सुपर कंप्यूटर का या के उदाहरण है? बताइए इनमें से कौन से सुपर कंप्यूटर के उदाहरण हैं? 65 भी क्वेश्चन का ध्यान से आंसर देना, क्योंकि अभी आपने सिर्फ क्रे के बारे में पढ़ा है। तो ये आपका क्रे 2, क्रे XMP24, तियाने 2, ये हमारे सभी के सभी सुपर कंप्यूटर हैं। ओके, याद रखेंगे आप लोग। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे 1991 में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर डेस्क विजय भटनागर द्वारा आपका विकसित हुआ था। आप सभी को याद होगा, भारत में निर्मित जो पहला सुपर कंप्यूटर है जो कि विजय भटनागर जी के द्वारा निर्मित विकसित किया गया था 1991 में, ये परम 8000 था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे, इनमें से कौन सा भारत द्वारा निर्मित सुपर कंप्यूटर है? बताइए इनमें से कौन सा भारत के द्वारा निर्मित है? तो देखिए, आप सभी को पता है कि जो परम सीरीज़ है ये हमारे भारत की है। तो यहाँ पर परम युवा 2, ये आप बिल्कुल आंख बंद करके टिक कर सकते हैं, क्योंकि भारत में जो सुपर कंप्यूटर है वो इसी नाम से चलते हैं, परम सीरीज ही चलती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि भारत में पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ था? ये मैंने आपको बताया हुआ है। ऑप्शन है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, मुंबई। नेक्स्ट है आपसे इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, कोलकाता। आप सभी को पता है कि ISI कोलकाता में आपका इंस्टॉल किया गया था। ठीक, मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 मिनट, यहाँ पर आपको जाना होगा अभी। ये आप कर चुके हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पर आते हैं, यहाँ पे
यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है आपसे कि कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की डेस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा कि कंप्यूटर के विभिन्न अवयव यानी कि कंपोनेंट और उनके मध्य संबंध यानी कि उनके मध्य जो कोऑर्डिनेशन होता है, संबंध हो चाहे जो रिलेशन होता है, उनको कंप्यूटर की संरचना कहते हैं। क्या कहते हैं? संरचना कहते हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन है आपसे डेस्क यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो यहाँ पर क्या आंसर आपका करेक्ट होगा? इनपुट होगा। इनपुट यूनिट आपके क्या काम करती है कि मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डेटा या प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदल देती है जिससे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। देखिए मैंने आप सभी को बताया था कि हमारा जो कंप्यूटर है इसे कोई और लैंग्वेज नहीं आती, इसे सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है। ठीक है, कौन सी लैंग्वेज आती है? इसको सिर्फ और सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है जो 0 और 1 की फॉर्म में होती है। अब इसको हमारी लैंग्वेज तो आती नहीं है और हम कीबोर्ड से जो भी इनपुट देंगे या किसी भी चीज़ से हम जो भी इनपुट डिवाइस से जो भी इनपुट देंगे तो वो हमारी लैंग्वेज में होगा। तो ये इनपुट डिवाइसेस करती क्या हैं कि जो हमने इनपुट दिया है, जो हमने डेटा दिया है, उस डेटा को कंप्यूटर की लैंग्वेज में बदलना। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर को कोई और लैंग्वेज नहीं आती है, इसीलिए आपका यहाँ पर इनपुट सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है आपसे कि निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है? इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, स्टोरेज सिस्टम या फिर आपका मॉनिटर। तो इनमें से क्या कंप्यूटर सिस्टम के लिए कार्य करने के लिए सबसे ज़रूरी है? तो देखिए कंप्यूटर काम तो तब करेगा ना जब उसके पास इनपुट इकाई होगी। अगर इनपुट इकाई ही नहीं है तो वो काम ही नहीं करेगा। जब तक हम कंप्यूटर को कोई काम नहीं देंगे वो कोई काम नहीं करने वाला। उसके लिए हमें इनपुट देना ही पड़ेगा, तभी कंप्यूटर काम करता है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है कि इनमें से इनपुट, आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं? आप लोगों को बताया गया है कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है। कंप्यूटर सिस्टम में आपका इनपुट होता है, आउटपुट होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस, ये सब मिलकर हमारे कंप्यूटर सिस्टम को ही आपका रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन है आपसे कि इनमें से आपका कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है? सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस या फिर आपका मॉनिटर। इनमें सबसे मुख्य भाग कहें, अगर जो आपका मेन आपका भाग कहें तो वो आपका मेन पार्ट जो होगा वो सिस्टम यूनिट होगा। ठीक, सिस्टम यूनिट। इनमें से कौन सी धातु या प्लास्टिक कैश है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है? कौन होगा? ऑब्वियस सी बात है, सिस्टम यूनिट होगा, जिसमें आपके कंप्यूटर के सभी आपके जो फिजिकल पार्ट्स हैं उन सभी को रखा जाता है। ठीक, अगला यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपसे कि कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किस में स्थित है? बताइए, कंपोनेंट जो डेटा को प्रोसेस करता है वो किस में स्थित होगा? तो ये आपके सिस्टम यूनिट में होता है। किस में? सिस्टम यूनिट में होता है। आगे क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पर। देखिए क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग हैं। क्या होते हैं सीपीयू के भाग? बताइए। तो आपको बताया गया है कि सीपीयू के भाग होते हैं आपके जो कंट्रोल यूनिट हैं और एएलयू हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड प्राइमरी स्टोरेज, ये सभी हमारे भाग होते हैं सीपीयू के, है ना? याद है आप लोगों को, पढ़ाया गया है ये सब। नेक्स्ट है आपसे कि सीपीयू का संक्षिप्त रूप है। तो सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सिंपल सी बात है, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। किस में किया जाता है? तो इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण है वो सीपीयू के द्वारा किया जाता है। ठीक, आपके मॉनिटर पे तो आपका आउटपुट दिया जाता है, लेकिन जो मेन काम करता है कंप्यूटर में वो हमारा सीपीयू ही करता है। प्रोसेसिंग का जो काम है वो हमारा कौन करता है? प्रोसेसिंग का काम हमारा सीपीयू ही करता है ना? जैसे हमारा माइंड है वो सारी चीज़ें सोचता है, ऐसे ही कंप्यूटर में भी आपका जो मेन काम करता है वो आपका सीपीयू करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। डेटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं? तो जो डेटा और प्रोग्राम है ये कंप्यूटर के सीपीयू में स्टोर होते हैं। कहाँ पर? सीपीयू में। निम्न में से सीपीयू का कौन सा आपका कार्य है? तो यहाँ पर सीपीयू का कौन सा काम होगा? यहाँ पर देख लीजिए, सीपीयू का काम कौन सा होगा? बताइए। सीपीयू का मेन काम ही होता है प्रोसेसिंग करना, है ना? जो भी आपने डेटा दिया है, जो भी आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करना, है ना? अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी यूनिट प्रोसेसिंग के लिए उत्तरदायी है और कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाती है? तो कंप्यूटर का जो माइंड है वो कौन कहलाता है? जो प्रोसेसिंग का काम करता है, ऑब्वियस सी बात है सीपीयू ही करता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए कि कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप डैश से बनी है। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जो सीपीयू चिप है वो आपकी किससे बनी होती है? बताइए आप लोग।
तो ये आपकी बेसिकली बनी होती है सिलिकॉन से बनी होती है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंप्यूटर की एक ऐसी यूनिट जो हमारी मेमोरी और हमारे ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के बीच में आपका जो है संचार यानी कि कम्युनिकेशन में मदद करती है, वो हमारा है क्या, CPU है। ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगला आपसे क्वेश्चन है, प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होता है। प्रोसेसर में क्या होता है, मैंने आपको बताया था, एक CPU होता है और एक आपका ALU होता है ना, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक, याद रखेंगे आप लोग, बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये। यहाँ पर मैं ज़्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि आप सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो हमें यहाँ पर बिल्कुल इस तरीके से देखना है क्वेश्चन को और आंसर करना है, क्योंकि पढ़ चुके हैं आप लोग ऑलरेडी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, ALU के मुख्य फंक्शन जो है आपका, इनका कार्य है, क्या कार्य है ALU का मुख्य कार्य, बताइए आप लोग यहाँ पर 17 का। तो ये आपका अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग एवं कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग के लिए आपका बेसिकली ALU का यूज़ होता है, मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए कि कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीजर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन करती है। तो ये काम करने का काम बेसिकली आपके ALU का ही होता है, किसका, ALU का ही होता है। ठीक, जितने भी आपके अर्थमेटिक रिलेटेड काम होंगे सारे के सारे हमारे ALU से ही किए जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जो कि आपसे कि इनमें से कौन डेटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश, स्टोरेज एड्रेस या किसी प्रकार का डेटा रख सकता है। तो ये आपका बेसिकली क्या होता है, पहले तो आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा डेटा स्थान को धारण करने का, मतलब आपका जो डेटा है इसको धारण यानी कि स्टोर करने के लिए एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है, जो निर्देश, स्टोरेज एड्रेस और किसी भी प्रकार का डेटा रख सकता है। रख सकने का मतलब है स्टोर करने का काम करता है। तो ये आपके रजिस्टर होते हैं। क्या होते हैं, रजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपसे कि निम्न में से कौन CPU को डाटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है। तो सबसे तीव्र मार्ग जो प्रदान करता है ना, वो आपका रजिस्टर होता है। याद रखिएगा, रजिस्टर ही है जो CPU को डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र जो आपका मार्ग है वो प्रदान करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका है। अभी ये नहीं पढ़ाया गया है आपको, मेमोरी की हायरार्की आगे आपको पढ़ाया जाएगा, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। वैसे मेमोरी की जो हायरार्की है इसमें सबसे जो हाईएस्ट आपका स्थान होता है वो आपके रजिस्टर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरीके से है कि निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने में आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, रिसोर्स होगा। हालांकि ये चीज़ें अभी नहीं पढ़ी हैं इसीलिए आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस 2 क्वेश्चन आपको ऐसे मिले हैं जो अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। है, ध्यान से पढ़िएगा इसको, कि भारत का सबसे तेज तथा पहला मल्टी पेंटाफ्लॉप्स सुपर कंप्यूटर 32 को डैश में अनावरण किया गया। देखिए, आपसे ये कहा जा रहा है कि भारत का सबसे तेज और पहला मल्टी पेटाफ्लॉप सुपर कंप्यूटर जो 32 है, इसका अनावरण कहाँ पर किया गया है, कहाँ पर ये अनवील किया गया है। तो इसको जो अनवील किया गया वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे में आपका इसको बेसिकली क्या किया गया, अनवील किया गया था। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है कि विश्व में प्रत्यूष सुपर कंप्यूटर कौन से स्थान पर है। विश्व में जो प्रत्यूष कंप्यूटर है ये आपके बेसिकली 4th नंबर पे हैं। किस पे हैं, 4th नंबर पे हैं। हालांकि ये आपका चेंज होता रहता है, आप सभी को पता है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है तो आपके नए नए सुपर कंप्यूटर्स इंट्रोड्यूस होते रहते हैं, तो आपका चेंज हो जाएगा ये। ठीक, नेक्स्ट है कि वे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को मापकर उनके परिणाम अंकों में व्यक्त करते हैं कहलाते हैं। ये भी आपको पढ़ाया गया है 71वां क्वेश्चन, कि आपके ऐसे कंप्यूटर जो भौतिक मात्राओं को माप कर इनका जो परिणाम है, इनका जो रिजल्ट्स है, इनको अंकों में व्यक्त करते हैं, ये आपके एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे 1 मिनट। कंप्यूटर सिस्टम जिसे किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं है वो कौन से सिस्टम होंगे, बताइए। तो कंप्यूटर सिस्टम जिन्हें किसी भी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता नहीं होती है वो हमारे एनालॉग होते हैं। क्या होते हैं, एनालॉग होते हैं, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक,
नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं। तो आजकल जो इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर हैं वो बेसिकली डिजिटल कंप्यूटर हैं। बताया गया है आपको डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति का सिद्धांत है। तो इनका कार्य पद्धति का जो बेसिकली आपका सिद्धांत है वो क्या है, तो ये है आपका गणना एवं तर्क। ठीक, नेक्स्ट है आपसे क्वेश्चन है आपसे कि कैलकुलेटर कंप्यूटर के कार्य मेथड के किस प्रकार पर कार्य करता है। जो आपका कैलकुलेटर होता है, आप सभी ने देखा होगा कैलकुलेटर को। ये कैलकुलेटर जो है ये आपके बेसिकली जो डिजिटल कंप्यूटर हैं, आप सभी को बताया गया है डिजिटल कंप्यूटर के बारे में। डिजिटल कंप्यूटर के कार्य मेथड पर आपका वर्क करता है। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। एक चीज़ मुझे आपको बोलनी थी, अगर आपको साइड से थोड़ा बहुत आवाज़ आती है तो देखिए ये बहुत ही ज़्यादा जनरल हो चुका है, क्योंकि मैं साइड की आवाज़ को यहाँ पर नहीं हटा सकती हूँ। आप सभी को पता है कि मेरा ना तो इतना बजट है कि मैं एक ढंग का जो है रूम भी अफोर्ड कर सकूँ, एक ढंग का माइक भी अफोर्ड कर सकूँ, है ना। लेकिन प्रयास अपना जारी है, एक ना एक दिन तो अपना आएगा ही। तो वो चीज़ें इग्नोर कर दीजिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है मेरी। और बस विश करिए अपनी मैम के लिए कि कुछ अच्छा हो जाए, भगवान करे कि एक पर्सनल रूम मिल जाए और सारी चीज़ें जो मैं करना चाहती हूँ वो हो जाएं। मूव करते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 1 सेकेंड, बस कुछ ही क्वेश्चन आपके बाकी हैं, बाकी 100 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स की विशेषताओं के संयुक्त रूप को डैश कहते हैं। इसे हम हाइब्रिड कंप्यूटर कहते हैं, है ना। आप लोगों को हाइब्रिड कंप्यूटर याद होंगे जिनका यूज़ हम ECG में और आपके डायलिसिस जो हैं आपके किस में, डायलिसिस में। ठीक है, डायलिसिस जो मशीन है इसमें जो बेसिकली यूज़ होता है आपका किसका होता है, हाइब्रिड कंप्यूटर का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर देख लीजिए। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित है। तो एनालॉग आउटपुट को डिजिटल रूप में बदलने से संबंधित कौन सा कंप्यूटर है, ऑब्वियस सी बात है हाइब्रिड कंप्यूटर है ना। अगला यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है। डैश कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार का कंप्यूटर है। इसका उपयोग आमतौर पर बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए किया जाता है। तो ये यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा आपका डिजिटल कंप्यूटर। ठीक है, डिजिटल कंप्यूटर सबसे सामान्य प्रकार के कंप्यूटर होते हैं और इनका जो बेसिकली आमतौर पर इसका उपयोग जो है बाइनरी नंबर सिस्टम का उपयोग करके मात्राओं के साथ जानकारी को संसाधित करने के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन है आपसे कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताया गया है। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर हमारे बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, सामान्य उद्देशीय, विशिष्ट उद्देशीय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है आपसे कि सामान्य उद्देशीय कंप्यूटर्स का प्रयोग किया जाता है दस्तावेज तैयार करने में, डेटाबेस तैयार करने में, या इनमें दोनों में। तो आपका दस्तावेज तैयार करने में, डेटाबेस बनाने में आपका बेसिकली इन दोनों का ही यूज़ होता है, यानी कि डॉक्यूमेंट और डेटाबेस बनाने में इन दोनों का यूज़ होता है। ठीक, अगला आप देखेंगे कि विशेषीकृत काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया कंप्यूटर कौन सा है। देखिए, आपको जो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर बताए गए हैं, एक तो है आपका जनरल पर्पज़, दूसरा है आपका स्पेशल पर्पज़, यानी कि विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। आपको मैंने बताया था कि जो स्पेशल पर्पज़ कंप्यूटर हैं ये आपके बेसिकली कहाँ पर उपयोग होते हैं, जैसे अंतरिक्ष विज्ञान में हुआ, मौसम विज्ञान में हुआ, उपग्रह संचालन में, यातायात नियंत्रण में, कृषि विज्ञान में, इंजीनियरिंग में, भौतिक और रासायनिक जो विज्ञान है इन सभी की जो रिसर्च है इन सभी में इनका यूज़ होता है ना, याद रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर स्पेशल आपका पर्पज़ कंप्यूटर करेक्ट होगा। और ये आपका लास्ट क्वेश्चन था और यहाँ पर आपका 100 क्वेश्चन की जो सीरीज़ है आज की वो फिनिश होती है। तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं। अब हम मिलते हैं कल के लेक्चर में जहाँ पर आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे, आउटपुट डिवाइसेस। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।